Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center, class 11th Political Science, and here we are going to continue our chapter Local Government. अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? वो मैटर जिस पे कोई भी रूल बनाएगा, लॉ बनाएगा, वो स्टेट बनाएगा, सेंटर बनाएगा. तो 29 सब्जेक्ट्स थे जो कि पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट थे. अब देखिए, थे तो वो मैटर लोकल गवर्नमेंट के, बट पहले पावर किसके पास थी? लोकल गवर्नमेंट की, स्टेट के पास. तो टोटल 29 सब्जेक्ट्स थे. दे आर आइडेंटिफाइड एंड लिस्टेड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कहाँ पे लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में. अब ये जो सब्जेक्ट्स थे, दे आर टू बी ट्रांसफर टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अब ये किसको ट्रांसफर होने थे? पंचायती राज को. अब ये सब्जेक्ट्स थे, दे वर मोस्टली लिंक टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शंस एट द लोकल एरिया. सो ये सब्जेक्ट थे, ये लोकल एरिया से ही रिलेटेड थे. अब जो एक्चुअल ट्रांसफर था इन फंक्शंस का, ये डिपेंड करा था अपॉन स्टेट लेजिस्लेशन. सो ईच स्टेट डिसाइड्स कि इनमें से 29 सब्जेक्ट में से कितने सब्जेक्ट्स वो लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करेंगे. ये चूज करने की पावर किसके पास थी? ईच स्टेट के पास थी. सो नाउ आर्टिकल 243 जी क्या बोलता है कि जो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पंचायत की, तो द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ एंडो द पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैटर लिस्टेड इन 11th शेड्यूल. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जो भी 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स हैं, उनको जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से पास ऑन करना चाहेगी पंचायत को, ये स्टेट पर डिपेंड करेगा. अब कुछ सब्जेक्ट्स जो कि लिस्टेड है 11th शेड्यूल में, एग्रीकल्चर हो गया, या छोटे मोटे इरिगेशन हो गए, वाटर मैनेजमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर और कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि जो सब चीज़ें लोकल से रिलेटेड है. सो ये जो प्रोविजंस हैं 73rd अमेंडमेंट के, वर नॉट मेड अप्लीकेबल टू द एरियाज इनहैबिटेड बाय आदिवासी पॉपुलेशन इन मेनी स्टेट्स इन इंडिया. अब जो ये प्रोविज़न है 73rd अमेंडमेंट के, इनको कई सारी ऐसी जगह पे एप्लीकेबल नहीं किया गया जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशंस हैं बहुत सारे स्टेट्स में. अब ये देखिए 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास किया गया. अब क्यों नहीं डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र किया गया या उन स्टेट्स को? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कीन तरीके से, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सब चीज़ों को समझने का ज़रूरत था. 1996 में एक सेपरेट एक्ट पास होता है जो एक्सटेंड करता है प्रोविजंस ऑफ पंचायत सिस्टम को इन एरियाज में. अब बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज. अब उनका अपना कस्टम है. अब अगर मान लो किसी भी तरीके से कोई और इंटरफेयर करता है, तो उनकी भावनाएं जो हैं वो आहत हो सकती हैं, वो हर्ट हो सकते हैं. सो बहुत सारे आदिवासीज हैं, उनको पता है उनको अपने रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है. तो एक नया एक्ट जो कि प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ दीज कम्युनिटीज टू मैनेज देयर रिसोर्सेज इन वेज एक्सेप्टेबल टू देम, ऐसा कुछ वो लेके आए. फॉर दिस पर्पस बहुत सारी जो पावर्स थी वॉज गिवन टू ग्राम सभा ऑफ दीज एरियाज, एंड इलेक्टेड विलेज पंचायत हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा इन मैनी रिस्पेक्ट्स. सो इस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा पावर दी गई ग्राम सभा को इन एरियाज़ में, और जो इलेक्टेड विलेज पंचायत थी उनको ग्राम सभा से इन सब से कंसेंट लेना पड़ता था. अब द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट, वो आइडिया क्या था कि इज़ दैट कि जो लोकल ट्रेडिशन है सेल्फ गवर्नमेंट के, वो प्रोटेक्टेड रहें वाइल इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज. तो मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज़ के साथ साथ जो लोकल चीज़ें हैं वो भी क्या रहनी चाहिए? कंटिन्यू रहनी चाहिए. सो दिस इज ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सो ये प्रोटेक्ट करके रखेगी हमारी डाइवर्सिटी को, और जो रियल एक एसेंस है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो कंटिन्यू रहेगा. नाउ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, देखते हैं. अब स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. एक स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होगा ही होगा किसका? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, who would be responsible for conducting elections of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. तो स्टेट अपॉइंट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए. अर्लियर ये जो टास्क था ये परफॉर्म किया जाता था बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन.
जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब जो ये ऑफिस है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जैसा ही ऑटोनॉमस आज़ाद है। हाउएवर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इंडिपेंडेंट ऑफिसर है, वो किसी भी तरीके से ना लिंक है ना कंट्रोल में है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उसकी अपनी ऑटोनॉमस पावर है, वो जिस भी तरीके से चाहे उस भी तरीके से ऑपरेट कर सकता है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होगा? अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रिक्वायरमेंट होगी टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 ईयर्स। जो स्टेट है उसको स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसको अपॉइंट करना पड़ेगा 5 ईयर्स में, हर 5 साल में। अब ये जो कमीशन है एग्जामिन करेगी कि जो लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये भी रिव्यू करेगी कि किस तरीके से स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट में रेवेन्यू जो है, जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, किस तरीके से क्या ज़रूरतें रहेगी ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन द रूरल अर्बन लोकल ऑन द अदर हैंड। सो स्टेट में कितना रहेगा, अर्बन को कितना जाएगा, लोकल रूरल को कितना जाएगा, ये सब ये काम स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करेगा। अब ये जो इनोवेशन है, दिस इनोवेशन इंश्योर कि जो एलोकेशन ऑफ फंड है टू द रूरल लोकल विल नॉट बी इन अ पॉलिटिकल मैटर। अगर देखिए, अगर हम सब कुछ स्टेट के हाथ में छोड़ देंगे तो स्टेट तो पैसा देगा ही नहीं, या बहुत कम, बहुत मीगर अमाउंट देगा। तो टोटल पॉलिटिकल कंट्रोल ना हो, इसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी। सो ये मुद्दा था 73rd अमेंडमेंट का। अब आता है हमारा 74th अमेंडमेंट। अब एज वी हैव मेंशन्ड अर्लियर, जो 74th अमेंडमेंट है ये डील करेगा अर्बन लोकल बॉडीज से, या फिर जो हमारी नगर पालिकाज होती हैं उनसे। अब अर्बन एरिया क्या होता है, तो बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना, एक बिग सिटी जैसे कि मुंबई या कोलकाता। बट बहुत आसान नहीं होता जब कुछ स्मॉल अर्बन एरियाज होते हैं, समवेयर बिटवीन विलेज एंड टाउन। अब जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो क्या डिफाइन करेगा, अर्बन एरिया जिसके पास मिनिमम पॉपुलेशन हो 5000 और एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन engaged in नॉन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, एंड जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है एटलीस्ट 400 पर पर्सन्स ये लगभग होनी चाहिए। सो मिनिमम पॉपुलेशन 5000 और लगभग 75% जो है, कम से कम पॉपुलेशन जो है, जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चरल होनी चाहिए, यानी कि वो कोई और काम जो है वो करते हुए होने चाहिए। सो इन मेनी वेज जो 74th अमेंडमेंट है ये रिपीटेशन है 73rd अमेंडमेंट का, एक्सेप्ट ये अप्लाई करेगा अर्बन एरियाज पे। जो सारे के सारे प्रोविजन है 73rd अमेंडमेंट के, ये रिलेट करेंगे डायरेक्ट इलेक्शन जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सब के सब सेम टू सेम 74th अमेंडमेंट में एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। सो ये सब भी अप्लाई होगा कहाँ पे, नगर पालिकाज में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल्सो मैंडेटेड द ट्रांसफर ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मैंडेट कर दिया है लिस्ट ऑफ फंक्शंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट को अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करता है वो स्टेट अपने पास अब बिल्कुल नहीं रख सकता, चाह के भी नहीं रख सकता, वो उसको ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। और ये जो फंक्शंस हैं ये कौन से वाले हैं, वही वाले जो 11th शेड्यूल में थे। वो क्या करना पड़ेगा, इनको अर्बन लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंडेटरी है, बट हमने लोकल में क्या देखा था, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं था, इधर मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना पड़ेगा अर्बन में। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या रहा 73rd और 74th अमेंडमेंट का। सो सारे के सारे स्टेट हैव नाउ पास्ड अ लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब 10 ईयर जब अमेंडमेंट आया 1994 से 2004 के बीच में, बहुत सारे स्टेट्स थे have had at least 2 rounds of election in local bodies। 2 बार तो हो ही गए भाई, 10 साल का पीरियड है, 2 तो हो ही जाएगा। अब स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ और हैं, उन्होंने 3 इलेक्शंस भी करवा लिए थे। टुडे देयर आर नियरली, आज के समय पे लगभग 500 जिला पंचायत, लगभग 6000 ब्लॉक हैं और 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, 100 से ज़्यादा सिटी कॉरपोरेशंस हैं, 14 से ज़्यादा म्यूनिसिपल्स हैं,
2000 नगर पंचायत अर्बन इंडिया में, इससे भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ये फिगर्स चेंज होती रहती हैं, इसलिए हम लगभग ही बोलते हैं इसको। 32 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं और एटलीस्ट 10 लाख वुमेन है उसमें से। और स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट को अगर हम रखें तो वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आप ये देखिए कितनी गलत बात है। गलत बात कैसे कि अगर 32 लाख मेंबर है ना इन सब चीज़ों में, तो 10 लाख वुमेन है, लेकिन हम अगर ओवरऑल पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को बुला दें, मिला दें उनको, तो भी 5000 से कम ही वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है। सो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आज भी बहुत कम है। सो विद लोकल बॉडीज जो नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत इंक्रीज होते चले आए हैं लगातार। अब ये देखिए, दिस फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल अबाउट लोकल गवर्नमेंट। पीपल डोंट वांट ओनली फॉर्मल लॉज, they want genuine implementation of those laws, right briefly? What do you think about the slogan, we are government here in the village? So इस फ्लैग को क्या सिंबल है कि लोग लोकल गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप इस फ्लैग को खुद समझिए, जानने की कोशिश करिए इस फ्लैग का मतलब क्या है, और अगर आपको मतलब समझ में आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। So 73rd and 74th amendment have created uniformity in the structure of Panchayati Raj and Nagarpalika across the country. अब जो presence है of these local institution is by itself a significant achievement and would create an atmosphere जो कि लोगों के participation को develop करवाएगा। अब इससे पहले 1992 से पहले अगर हम बात करें तो लोग चाह के भी नहीं हिस्सा ले सकते थे, हिस्सा लेने की कोशिश करते तो स्टेट उनको दबा दिया करता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, पीपल का पार्टिसिपेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जो ये प्रोविज़न है, द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट पंचायत एंड नगर पालिका, उन्होंने क्या इंश्योर किया कि जो प्रेजेंस है वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन हो लोकल बॉडीज़ में, वुमेन पीछे ना रहें। और ये जो रिजर्वेशन है ये एप्लीकेबल है सरपंच और अध्यक्ष इनकी पोजीशन के लिए भी, ये भी हमने देखा। और बहुत लार्ज नंबर ऑफ वुमेन है जो ऑक्यूपाई करती है इन पोजीशंस को। सो देयर आर एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत और 2000 वुमेन है जो प्रेसिडेंट है ब्लॉक की या तालुका की, और 80,000 से ज़्यादा वुमेन है जो सरपंच हैं किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर। सो देखने में ये बहुत सही लगता है, बट आप ये देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वुमेन का नेम यूज़ करते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी वाइफ को वो पोजीशन तो दे दी बट रूल उनके हस्बैंड्स कर रहे हैं इन द नेम ऑफ, यानी कि मुखिया रूल नहीं कर रहा, मुखिया पति रूल कर रहा है। और आज भी कई सारे गांव में हमें देखने को मिलता है, तो मुखिया तो घर पे बैठी हैं आराम से, कुछ नहीं कर रही हैं, और जो उनके हस्बैंड है वो मुखिया पति बन के घूम रहे हैं। सो वी हैव more than 30 women were mayor in corporations, 500 women अध्यक्ष in टाउन म्यूनिसिपल, 650 नगर पंचायत में ये वुमेन को हेड कर रहे हैं। वुमेन ने, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुमेन ने पावर गेन नहीं करी, ऑफ कोर्स गेन करी है, दे हैव गेन पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। अब उनकी जो प्रेजेंस है इन दीज इंस्टीट्यूशन हैव गिवन मेनी वुमेन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग इन पॉलिटिक्स। अब भैया अगर आप पॉलिटिक्स में आओगे, आप पॉलिटिक्स का वर्किंग समझोगे। बहुत सारे केसेस में दे हैव ब्रॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड जेंडर सेंसिटिविटी टू डिस्कशंस इन लोकल बॉडीज। बहुत सारे केसेस में वुमेन वर अनेबल टू एजर्ट देयर प्रेजेंस, या फिर एक तरीके से वो प्रॉक्सीज बन गई मेल मेंबर ऑफ द फैमिली की, जिन्होंने उनके इलेक्शन को स्पॉन्सर किया। बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं। अब while reservation for scheduled caste and tribe are mandated by constitutional amendment, most states have made a provision to reserve a seat for backward classes. SC/ST का रिजर्वेशन तो है ही, बट कई सारे स्टेट्स ने जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी वो रिजर्वेशन लेके आए। अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की तो 16.2% लगभग शेड्यूल कास्ट है, 8.2% शेड्यूल ट्राइब है एंड 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर हैं अर्बन एंड लोकल बॉडीज के जो इन दो कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। सो दिस हैज सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकल बॉडीज, यानी कि सोशली काफ़ी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस रूप में। सो दीज बॉडीज हैव बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल रियलिटी दे ऑपरेट विद इन। समटाइम्स इसकी वजह से कुछ टेंशन्स भी होती है। टेंशन्स कैसे होती हैं, तो जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप हैं जो कंट्रोल करते हैं विलेज को, वो नहीं चाहते कि उनकी पावर किसी और के हाथ में जाए। यानी कि मोस्टली अगर हम बहुत कुछ पहले टाइम की बात करें
तो जो अपर क्लास के, सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग हुआ करते थे, जो अपने आप को अपर क्लास का बोला करते थे, उन्होंने पता नहीं किस बेसिस पे सब क्लासेस वगैरह डिवाइड करी, सब चीज़ें हुई और उनको नहीं पसंद कि उनकी पावर किसी और को दी जाए, जिसकी वजह से एक इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर देखने को मिलता है। बट हाँ, ये टेंशन हमेशा बुरी नहीं है। देयर इज एन अटेम्प्ट टू मेक डेमोक्रेसी मोर मीनिंगफुल। इसकी वजह से ही डेमोक्रेसी ज़्यादा मीनिंगफुल देखने को मिलती है कि कौन किस चीज़ को किस हिसाब से डील करेगा, और गिव पावर टू दोज हु डिड नॉट एंजॉय इट अर्लियर। अब डेमोक्रेसी की वजह से सब लोगों को पावर मिलने का, पावर में आने का मौका मिलता है, जिन्होंने शायद ये पावर पहले एंजॉय नहीं की जाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चेंज होगा सोसाइटी में तो टेंशन्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो अगर किसी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इसका ये मतलब है वो सोसाइटी बदल रही है, वहाँ पे बदलाव आ रहे हैं। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उन्होंने 29 सब्जेक्ट्स जो हैं टू द लोकल गवर्नमेंट को असाइन किए हैं। अब ये सब्जेक्ट हैं लोकल वेलफेयर के, डेवलपमेंट नीड्स के। अब जो एक्सपीरियंस है विद द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पास्ट डिकेड, उन्होंने क्या शो किया है कि जो लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया है, ये इंजॉय करेगा लिमिटेड ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द फंक्शंस असाइन टू देम। अब बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किए हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू लोकल बॉडीज़। इसका क्या मतलब है कि जो लोकल बॉडी है वो रियल सेंस में दे कैन नॉट रियली फंक्शन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। सो जो एंटायर एक्सरसाइज है ऑफ इलेक्टिंग सो मैनी रिप्रेजेंटेटिव, ये समवॉट सिर्फ कहने की बातें रह जाती है। अगर आपने उनको रिप्रेजेंट तो कर दिया, पर जो हक उनको मिलना चाहिए अगर वो उन तक ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, तो सब चीज़ क्या हो जाती है, सब चीज़ सिम्बॉलिक हो जाती है। कुछ पीपल क्रिटिसाइज करेंगे जो फॉर्मेशन है लोकल बॉडीज़ का, बिकॉज इसने कुछ ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। डिसीजंस अब भी सेंटर या स्टेट के ही होते हैं। जो पीपल हैं लोकल लेवल के इंजॉय नहीं करते बहुत ज़्यादा पावर, और वो सिर्फ नाम के पावर में ही रह जाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं, बोलीविया का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। बोलीविया फ्रिक्वेंटली उसका नाम लिया जाता है और उसको एग्जाम्पल में रखा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल केसेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन लैटिन अमेरिका। 1994 में जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ डिसेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने पावर टू द लोकल लेवल, यानी कि 1994 में पावर लोकल लेवल पे चली जाती है। और उन्होंने अलाउ किया फॉर पॉपुलर इलेक्शंस ऑफ मेयर, डिवाइड कर दिया कंट्री को म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और क्राफ्ट किया एक सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमिक फिस्कल ट्रांसफर एंड न्यू म्यूनिसिपैलिटीज़। अब बोलीविया को 314 म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में डिवाइड किया गया। अब ये जो गवर्नमेंट थी बोलीविया की, ये इट इज़ हेडेड बाय पॉपुलरली इलेक्टेड मेयर्स। जो वहाँ के मेयर्स होते हैं उनको इन्होंने पॉपुलरली जो इलेक्टेड होते हैं उनको ये पावर जो थी वो दी गई। एंड अ म्यूनिसिपल काउंसिल जो कैबिल्डो थी उनको ये पावर दी गई। अब जो लोकल इलेक्शंस हैं वो 5 साल में होते हैं। क्यों ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो बात कहने की कोशिश करी है वो बात लिमिटेड नहीं है, वो सिर्फ कागज़ों में नहीं है, वो लिटरली आप देखते हैं जो उनका वर्किंग सिस्टम है उसमें। तो बोलिवियन लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने दे हैव बीन इंटरेस्टेड विद बिल्डिंग लोकल हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। उन्होंने लोकल हेल्थ पे ध्यान दिया, एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे ध्यान दिया, और उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया। अब बोलीविया में 20% ऑफ नेशन वाइड टैक्स कलेक्शन जो थे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग म्यूनिसिपैलिटीज़ एज पर कैपिटा बेसिस। अब ये देखिए, जो टोटल टैक्स का 20% था ना नेशन वाइड, उसको म्यूनिसिपैलिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं मे लेवाई टैक्सेस ऑन मोटर व्हीकल्स। अब जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ये अपनी तरफ से भी टैक्सेस लेवाई कर सकती है। कहाँ पे? मोटर व्हीकल्स पे, अर्बन प्रॉपर्टी पे, लार्ज एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ पे, फिजिकल ट्रांसफ़र पे, एंड प्रोवाइड द बल्क ऑफ ऑपरेटिंग बजट ऑफ दीज यूनिट्स। सो ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई टैक्स नहीं लगा सकती। इंडिया में नहीं है, लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ अपने हिसाब से किसी चीज़ का टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती है, बट बोलीविया में अगर ज़रूरत है तो कर सकते हैं। सो लोकल बॉडीज़ हैव वेरी लिटिल फंड्स ऑफ देयर ओन। उनके खुद के फंड बहुत कम होते हैं। जो उनका डिपेंडेंस है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो बहुत 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 ज़्यादा है। और जब पैसा ही नहीं है
तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि कोई बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर पा रहा है? सो ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ उनके वर्क में शो होती है। सो जो रूरल लोकल बॉडीज़ है ये रेज करती हैं 0.24% ऑफ उनका टोटल जो रेवेन्यू है वो जो कलेक्ट होता है उसका सिर्फ 0.24% रूरल लोकल बॉडी रेज कर रही हैं, जो सिर्फ लाइक 4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट है। सो दे अर्न वेरी लेस देन व्हाट दे स्पेंड। सो जिसकी वजह से वो ग्रांट्स पे डिपेंड रहते हैं स्टेट से, सेंटर से, और उतना फंक्शन नहीं कर पाते हैं जितने की इनको ज़रूरत है। सो व्हाट अबाउट द कंक्लूजन? तो जो एक्सपीरियंस है वो सजेस्ट करेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है कंटिन्यू टू बी एजेंसीज इम्प्लीमेंटिंग द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। सो जो भी स्कीम्स मान लो सेंटर बनाएगा, स्टेट बनाएगा, वो तब तक वर्क नहीं कर पाएगी जब तक लोकल उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सो लोकल को ज़्यादा पावर देने से जो रियल डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पावर पीपल के बीच में शेयर हो, पीपल इन विलेजेस, इन अर्बन लोकेलिटीज़, इनके बीच में शेयर हो, उनके पास पावर हो टू डिसाइड व्हाट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दे वांट टू अडॉप्ट। और जो डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंदर बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंड जो लॉज अबाउट लोकल गवर्नमेंट आर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या डेमोक्रेटाइजेशन। वी कैन नॉट से वी हैव अचीव्ड 100% डेमोक्रेसी। हाँ, बुक्स में है, कागजों में है, बट इन रियलिटी वी हैव टू गो वेरी 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 फार। हमारे प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं, बट जिस दिन ये रियल में अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे we will develop in a faster pace. So thank you so much. This was all about this chapter. Next we will continue about next chapter, about our next chapter. So next chapter है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। एंड हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं हर उस इंसान के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।